जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो आज इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा एशिया कप का मैच जो कि खेला जाएगा इंडिया वुमेन और यूएई वुमेन के बीच में। तो इंडिया कंफर्टेबली फर्स्ट मैच पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ विन कर आ रही है। वहीं बात कीजिए यूएई वुमेन के बारे में, लास्ट मैच नेपाल से हार कर आ रहे हैं। नेपाल भी डिसेंट टीम है, यूएई भी कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, दोनों ही एक लेवल की टीम है। लेकिन ओवरऑल अगर क्वालिटी देखोगे तो थोड़ा क्वालिटी जो है वो यूएई के पास ज़्यादा है। लेकिन नेपाल ने लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप किया और यूएई वुमेन को हराया। ये मैच तो यूएई वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि इंडिया एज़ कम्पेयर टू दैम बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम है। इंडिया के सभी ही प्लेयर्स हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन जो यूएई टीम है वो सिर्फ 2 से 3 प्लेयर के ऊपर रिलाई करती है। सो ईजी मैच नहीं रहने वाला है। ऑब्वियसली इंडियन वुमेन के लिए वन साइड मैच ही रहने वाला है। इस वीडियो में हम सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे बुरी बात, आपने अगर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। आपको अच्छी खासी वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहती है। एशिया कप के भी मोस्ट ऑफ द मैचेस अच्छी खासी वीडियोज़ के साथ कवर कर रहे हैं। अच्छी खासी विनिंग चल रही है। सो आपको यूट्यूब को भी जरूर सब्सक्राइब करना है और आपको टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच के बारे में अगर बात की जाए, रंगीरी डैम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में मैच खेला जाएगा। ये सभी मैच यहाँ पर हुए हैं। आपको इन शॉर्ट बताऊँ, यहाँ की जो विकेट है बैटिंग के लिए डिसेंट विकेट है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये वुमेन मैचेज है, वुमेन मैचेज में तो ऑब्वियसली स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता ही है। तो उस हिसाब से पिच रिपोर्ट यही है कि बैटिंग के लिए डिसेंट विकेट रहने वाली है और यहाँ पर बॉलर्स में स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, पेसर्स को थोड़ा कम ही सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल एक आपको बैलेंस टीम भी बनानी है, जिसमें आपको ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर्स को ही कंसीडर करना है। ये जो मैच रहने वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम में रहने वाला है। तो इंडिया के आपको सभी मेन बॉलर्स को अपनी टीम में कंसीडर करना है, सभी मेन बैटर्स को भी कंसीडर करना है। जो यूएई के 1-2 मेन प्लेयर हैं, आपको सिर्फ उन्हीं को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है। सो पिच रिपोर्ट ऐसी है, बैटिंग के लिए विकेट डिसेंट है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, स्पिनर्स को एज कम्पेयर टू पेसर्स थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और वैसे भी वुमेन मैचेस में स्पिनर्स हमेशा कमाल करती है। अब इस पिच पे कुछ रिसेंट मैचेस के बारे में बात की जाए, जो पहले 4 मैचेस हुए हैं वो सारे इसी स्टेडियम पे हुए हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड मैच लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैचेस चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी फर्स्ट 2 मैचेस का रिजल्ट देखेंगे। पहला मैच ऑब्वियसली यूएई और नेपाल के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था। पहले मैच के बारे में बात की जाए, यूएई ने 115 रन किया था, 8 विकेट खो दिया था। वहीं नेपाल के बारे में बात की जाए, 118 बना दिया था। अब पेसर्स के बारे में बात की, सिर्फ 3 विकेट लिया था, लेकिन स्पिनर्स ने 7 विकेट लिया था। 100 रन भी एवरेज ही बन रहे हैं, इतने ज़्यादा रन नहीं बने हैं। लेकिन ओवरऑल बैटिंग के लिए डिसेंट विकेट है। विकेट्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स को कम विकेट मिला है, हाफ विकेट मिला है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो स्पिनर्स को सपोर्ट है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में बात की जाए, इंडिया कंफर्टेबली 109 बना गया था कुछ 14 ओवर में, पाकिस्तान 108 पे ऑल आउट हो गया था। सो इंडिया ने अच्छे खास रन बनाए। सो बैटिंग लिए डिसेंट विकेट तो है। पहले वाली टीम इतनी कुछ खास अच्छी टीम नहीं थी, तब उनके ज़रा स्कोर नहीं बने थे। ओवरऑल बैटिंग के लिए भी अच्छी विकेट है, क्योंकि इंडिया ने 109 सिर्फ 14 ओवर्स में बना दिया था। अगर इंडिया पूरे ओवर खेलती तो ईजिली 150-160 बना सकती थी। इनके विकेट्स के बारे में बात की जाए, पेसर्स ने सिर्फ 4 विकेट लिया, वही स्पिनर्स ने 8 विकेट लिया। वही है, पेसर जो है वो हाफ विकेट ले रहे हैं स्पिनर्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट। और बॉलर्स के बारे में बात की जाए तो पेसर्स को कम सपोर्ट मिलेगा और स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हेड टू हेड नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, हेड टू हेड में सिर्फ एक ही मुकाबला हुआ है, वो भी इंडिया इजीली कंफर्टेबली विन करी है। सो हेड टू हेड में कुछ दिखाने को ज़रा है नहीं, सिर्फ एक ही मैच हुआ है, वो इंडिया कंफर्टेबली विन करी है। उस मैच के बारे में बात की जाए, इंडिया वुमेन ने 178 स्कोर कर दिया था। वहीं बात की यूए की वुमेन वो सिर्फ 74 स्कोर ही बना पा और इंडिया वुमेन इजीली 104 रन से जीत गई। वहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात की, दीप्ति शर्मा ने 64 रन का नॉक खेला था, लेकिन एक भी विकेट नहीं लिया था। जमीमा ने भी 75 रन का नॉक खेला था। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लास्ट हेड टू हेड में अच्छा खासा 75 का नॉक आया है। उसके बाद पूजा वासराकर के भी 30 रन किया था, लेकिन एक भी विकेट नहीं लिया था। उसने पूरा 4 ओवर कंप्लीट किया था। हेमलता सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन वहाँ पर भी बैटिंग से कुछ भी खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन बॉलिंग में एक विकेट ले लिया था। यूएई के बारे में बात की जाए, एगुडागे का 30 नॉट आउट था, सो अच्छा खासा रन बनाया था। विकेट तो इनको कोई मिला नहीं था। खुशी शर्मा के बारे में बात की, इन्होंने भी 20 रन बनाया था, लेकिन इनको भी विकेट कुछ खास मिला नहीं था। अब जो इनकी मेन प्लेयर है रोहित, उसका 4 रन था, एक विकेट था। सो यही इनके मेन प्लेयर्स का, वो इन्हीं को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है। कोतरा मोस्ट फैबली खेलने नहीं वाली है। इसका एक मैच में लास्ट हेड टू हेड में एक ही विकेट था। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इंडियन टीम के बारे में। इंडियन टीम के बारे में बात की जाए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती है वर्ल्ड क्रिकेट की। कमाल की टीम है, बैटिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जब बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच रहता है तो कभी कभी इंडिया का बॉलिंग लाइनअप उन्हें जो है वो थोड़ा
कमज़ोर साबित करता है, लेकिन सामने आज यूएई टीम है वो कुछ खास ये टीम नहीं है। तो उस हिसाब से इंडिया बैटिंग में और बॉलिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करने वाली है। इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाने वाली है। शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपनिंग करने वाले हैं। वन डाउन पर मोस्ट प्रोबेबली हेमलता ही खेलने वाली है। फिर कैप्टन हरमनप्रीत कौर रहेंगी, फिर जमीमा रहेंगी, उसके बाद विकेट कीपर ऋचा घोष है, फिर दीप्ति शर्मा, पूजा वास्तवेकर, दो ऑलराउंडर्स हैं। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, स्पिनर्स के रूप में हमारे पास दो बढ़िया प्लेयर श्रीलंका पटेल और राधा यादव है, और पेसर्स के रूप में हमारे पास रेणुका सिंह ठाकुर हैं। अब कौन कितने ज़्यादा ओवर करने वाला है, तो इंडिया के पास 5 मेन बॉलर्स ही हैं। यही जो 5 बॉलर्स हैं पूरे कंप्लीट 4 ओवर करने वाले हैं, तो उस हिसाब से 20 ओवर यहीं पर हो गया। सो इंडिया की बॉलिंग में कुछ भी लोचा नहीं है, सिर्फ 5 मेन बॉलर्स ही खेलते हैं और वही 5 मेन बॉलर्स 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करते हैं। लास्ट मैच में किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा था, तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने ही अपने बलबूते पर मैच जिता दिया था। शेफाली ने अच्छा खासा 40 रन किया था, स्मृति मंदाना ने 45 रन किया था। उसके बाद कुछ खास स्कोरिंग आया नहीं था, क्योंकि कुछ खास रन बचा भी नहीं था। हेमलता ने सिर्फ 14 स्कोर किया और हरमनप्रीत कौर 5 नॉट आउट रही और जमीमा रोड्रिक्स 3 नॉट आउट रही। उसके बाद ऋचा घोष का बैटिंग आया नहीं। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिया था, पूजा का 2 विकेट था, श्रीलंका पटेल का 2 विकेट था, राधा यादव ने भले ही विकेट नहीं लिया था लेकिन फील्डिंग में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, और रेणुका सिंह ठाकुर का भी 2 विकेट था। सो इंडिया के पास 5 मेन बॉलर्स हैं, वही 5 मेन बॉलर्स हैं, वो 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है। और लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सभी ने कुछ ना कुछ विकेट लिया था। राधा यादव ने विकेट नहीं लिया, लेकिन इसने फील्डिंग में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एक डायरेक्ट रनआउट भी किया, कैचेस भी पकड़े। तो उस हिसाब से राधा यादव इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाली है। अगर विकेट भी नहीं ली तो आपको फील्डिंग से अच्छे खासे पॉइंट देके जाने वाली है। 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, सामने यूएई है, कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, तो कभी भी इजिली विकेट छटका सकती है। बैटर्स के बारे में बात की जाए, टॉप 2 हमारे कमाल के प्लेयर हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही मैच जिता देंगे, क्योंकि आज सामने यूएई है, वो कुछ खास अच्छी टीम नहीं है। ओवरऑल इनके स्टैट्स के बारे में बात की, लास्ट मैच में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, शेफाली वर्मा ने 76 मैचेस खेले हैं, 75 इनिंग्स में बैटिंग आया है, 24 का एवरेज और 10 विकेट भी लिया है। बॉलिंग से आप कुछ भी खास ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, इस मैच में तो मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग मिलने नहीं वाली है। बाकी सभी का प्लेयर्स भी आप स्टैट्स इजीली रेट कर सकते हो। स्मृति मंदाना का 28 का एवरेज है, हेमलता का 15 का एवरेज है, हरमनप्रीत कौर का 27 का एवरेज है, जमीमा का अच्छा खासा 30 का एवरेज है, और इसने हेड टू हेड में 75 रन का नोक भी किया था। तो जमीमा रोड्रिक्स आपकी टीम के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाली है। ऋचा घोष का 26 का एवरेज है, उसके बाद दीप्ति शर्मा का 112 मैचेस में 23 का एवरेज भी था और 121 विकेट भी थी। सो अच्छी खासी विकेट टेकिंग बॉलर है और रन भी बना सकते हैं, तो आपकी टीम के लिए बड़ी ऑप्शन रहेंगी। बाकी सभी का स्टैट्स भी आप इजीली रेट कर सकते हो। इंडियन टीम के बॉलर्स के बारे में बात की जाए, आयशा शुभाना अगर खेलती है मस्ट टाइप की रहेंगी। ओवरऑल 3 मैच में 4 विकेट्स हैं। राधा यादव के बारे में बात की जाए, 75 मैचेस में 84 विकेट्स हैं। आप ऐसे ही सभी का स्टैट शीट कर सकते हो, हम सभी के अच्छे खासे विकेट लिए हुए। श्रीलंका पटेल का भी अच्छा खासा 14 विकेट्स है, 11 मैचेस में डेथ ओवर में बॉलिंग करने आती हैं। लास्ट मैच में भी डेथ में बॉलिंग करने आई थी। इंडिया की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली स्पिनर्स ही डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, जो कि दीप्ति शर्मा है और श्रीलंका पटेल है। मोस्ट प्रोबेबली हर मैच में ही डेथ में बॉलिंग करने आते हैं। रेणुका सिंह ठाकुर ज़रा डेथ में बॉलिंग करती नहीं है, 3 ओवर जो है वो पावर प्ले में कर दी थी, 1 ओवर जो मिडिल ओवर में करनी आती है, तो उस हिसाब से उसको ज़रा डेथ में बॉलिंग मिलता नहीं है। इंडिया की तरफ से स्पिनर्स ही डेथ में बॉलिंग करते हैं। अगर रेड्डी खेलते हैं तो ये आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहेंगी। विकेट टेकिंग बॉलर तो है नहीं, लेकिन आज सामने यूएई है, वो कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, तो उस हिसाब से इजीली विकेट्स चटका सकती है। अब यूएई टीम के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट में एवरेज ही टीम मानी जाती है, इतनी कुछ खास अच्छी टीम नहीं है। ये सिर्फ 2-3 बेस्ट प्लेयर पर रिलाई करती है, उसके अलावा इनके पास कुछ खास अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। सो अगर वो परफॉर्म किए तभी यूएई टीम अच्छा परफॉर्म करती है, अगर वो परफॉर्म नहीं किए तो यूएई टीम कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और यही कारण था इनका लास्ट मैच में हारने का भी। यूएई टीम के प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली यूएई भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है। इनके पास बेंच पे इतने कुछ खास अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं। ओपनिंग के बारे में बात की जाए, रोहित ओझा और सतीश ओपनिंग करने वाले हैं, उसके बाद अजीत 1 डाउन बैटिंग करने वाली है, उसके बाद धनीधर का मोस्ट प्रोबेबली 2 डाउन बैटिंग करने आएंगी, कभी भी लोअर मिडिल ऑर्डर में भी शिफ्ट की जा सकती हैं। उसके बाद एगुडागे है, इनकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, खुशी शर्मा है, होट चांदनी है, महेश है, अजीत है, ऐसे ही आप सभी का देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इनके मेन प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले रोहित अच्छी खासी बैटिंग करती है और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करती है, तो इनकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, कैप्टन है, तो मस्ट टॉपिक रहेंगी। सतीश के बारे में बात की जाए, विकेट कीपर है लेकिन बैटिंग डिसेंट करती है। उसके बाद अजीत ड्रॉपेबल है, इतनी कुछ खास बढ़िया प्लेयर नहीं है। अब धरनी धरका के बारे में बात की जाए, वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनकी बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है, लेकिन बॉलिंग में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता था। आप इजीली 2 से 3 ओवर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अब एगडोगे के बारे में बात की जाए, इनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी 3 से 4 ओवर करने वाली है। खुशी शर्मा बैटिंग में थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, बॉलिंग में कम कंट्रीब्यूशन रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 के करीब ओवर ही करने वाली है। और चांदी में मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 ओवर ही करने वाली है। बैटिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। महेश इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर है, अच्छी खासी बॉलिंग भी करती है। लास्ट मैच में भी 3 ओवर किया था और मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में भी 3 से 4 ओवर करने वाली हैं। बाकी नेचर कोई भी कुछ खास अच्छे ऑप्शन नहीं है। अगर इनमें से किसी का ओवर करता है तो मोस्ट प्रोबेबली नंदा कुमार या कैनी के पाले में जाने वाला है। सो इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने 8 बॉलिंग ऑप्शन को यूटिलाइज किया था और किसी भी बॉलर ने एडगागे को छोड़ के 4 ओवर कंप्लीट नहीं किया था। सभी ने 2-3 ओवर ऐसा ही किया था। ओवरऑल इनके मेन बॉलर्स के बारे में बात की जाए, ओजा 3 से 4 ओवर कंप्लीट करने वाली है। उस हिसाब से हाँ, सबसे पहले ओजा मतलब 3 से 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद धनी धरका है, ये मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 ओवर करेंगी। उसके बाद एगोडागे है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंफर्म करने वाली हैं। खुशी शर्मा 2 के करीब ओवर करेंगी और होट चांदनी भी 1 से 2 ओवर ही करेंगी। महेश के बारे में बात 3 से 4 ओवर कर सकती हैं। जो बचा 1-2 ओवर है, किसी का भी कटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली कैनी और नंदा कुमारी करने वाले हैं। लास्ट मैच में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा था उसके बारे में अगर हम बात करें तो रोहित ने 10 रन बनाया था लेकिन कोई भी विकेट नहीं लिया था। सतीश ने भी सिर्फ 9 रन ही बनाया था, लेकिन बैट्समैन डिसेंट है, कभी भी आपको रन बना के दे सकती है। रजीत इतनी कुछ खास अच्छी प्लेयर नहीं है। धनीधर का 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन बैटिंग से 30 रन का कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एगोडागे 3 विकेट लिया था, 22 रन का अच्छा खासा नो खेला था। खुशी शर्मा 36 रन बनाया, लेकिन बॉलिंग में विकेट नहीं मिला। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे ही प्लेयर है, बैटिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, बॉलिंग में थोड़ा कम ही कंट्रीब्यूशन रहता है और मोस्ट प्रोबेबली 2 ओवर ही करती हैं। 2 से ज़्यादा ओवर इनको बॉलिंग मिलता नहीं है। उसके बाद हो चांदनी रन बनाया और कोई भी विकेट नहीं लिया। ये भी सिर्फ 1-2 ओवर ही बॉलिंग करती हैं। वी महेश रन तो कोई नहीं बनाया, लेकिन विकेट भी कोई नहीं लिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करती हैं। उसके बाद आप नीचे सभी का देख सकते हो, कोई भी कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। जो इनके मेन प्लेयर्स हैं, सबसे पहले एगोडागी इनकी मेन प्लेयर, रोहित इनकी मेन प्लेयर है। बॉलर्स के बारे में बात की जब महेश इनकी मेन प्लेयर है, खुशी शर्मा मेन प्लेयर और धनीधर का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ओवरऑल इनके यही 5 मेन प्लेयर्स है। आपको इन 5 में से किसी को भी अपनी टीम में कंसीडर करना है। मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया के 5 बॉलर्स लोग और इंडिया का टॉप 2 लोगे तो 7 प्लेयर्स यहाँ से हो गए, तो बचे 3-4 प्लेयर हैं। तो आपको इन्हीं में से किसी को अपनी टीम में कंसीडर करना है। इनके नंबर्स के बारे में अगर बात की जाए, सभी का स्टैट्स आप इजीली रीड कर सकते हो। रोहित रोजा का 30 का एवरेज है, 80 मैच में 56 के विकेट भी है, तो इनकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, कमाल का एवरेज है। उसके बाद इनकी विकेट कीपर 30 इसका भी 28 का एवरेज है, ये भी कमाल की प्लेयर है। लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप हुई थी, लेकिन 28 का एवरेज है, डिसेंट प्लेयर है। खुशी शर्मा बैटिंग से भले ही 11 का एवरेज है, लेकिन ओवरऑल बैट्सवुमैन अच्छी है, बैटिंग अच्छी करती है, धीरे धीरे टिक कर खेलते अच्छा खासा रन बनाती है और हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। अब 66 मैच में 48 विकेट्स हैं, लेकिन कुछ खास ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 2 ओवर ही करेंगे, 2 से ज़्यादा बॉलिंग ओवर करने भी नहीं वाली है। एगोडाके इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, 34 का एवरेज भी है, लेकिन सिर्फ 35 विकेट्स है, लेकिन ओवरऑल विकेट टेकिंग बॉलर है और 3 से 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करते हैं, तो उस हिसाब से मस्ट टाइप रहेंगी। छोड़ने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। 17 मैचेस में 17 विकेट्स है, हो चार्नी का 10 का एवरेज भी है, तो डिसेंट ऑप्शन रहेंगी, लेकिन कंप्लीट ओवर बॉलिंग मिलता नहीं है। 1 से 2 ओवर ही करने वाली है, उससे ज़्यादा बॉलिंग मिलता नहीं है। बाकी सभी का स्टैट्स आप इजीली कर सकते हो। इनके एक जो मेन प्लेयर है धनीधर का, इसका स्टैट्स देखिएगा, 54 मैचेस में सिर्फ 40 विकेट्स और 9 का ही एवरेज है। बैट्समैन तो ऑब्वियसली इतनी खास अच्छी है नहीं, लेकिन बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। लेकिन सामने इंडिया है, कुछ नहीं पता इंडिया कितना विकेट्स खोगी, तो उस हिसाब से आपको ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में ज़्यादा कंसीडर करना है जो आपको बैटिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करके दे। आप बॉलर्स को फिर भी ड्रॉप कर सकते हो। इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, वी महेश इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग स्पिनर, मतलब लेग ब्रेक बॉलर, 69 मैचेस में 82 विकेट्स है, विकेट टेकिंग बॉलर है। लास्ट मैच में भले ही विकेट नहीं मिला और पिटाई भी हो गई, लेकिन फिर भी इनके विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अब नंदा कुमार के बारे में बात की जाए, 25 विकेट्स हैं 47 मैचेस में। बाकी सभी का स्टैट्स भी आप इजीली रीड कर सकते हो। किसी का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास इंप्रेसिव रहा नहीं है। सो हमने दोनों ही टीम के बारे में स्टैट्स के बेसिस पर एनालिसिस कर लिया है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं, पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं कि हम किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर्स के बारे में। तो हमारे पास 2 अच्छे ऑप्शंस हैं, इंडिया से ऋचा घोष है और बात की यूएई से, वो हमारे पास सतीश हैं। अब सतीश ओपनिंग करने वाली हैं, 28 का एवरेज है, डिसेंट बैट्सवुमैन है, इजीली रन्स में कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं और आपकी टीम के लिए यही बड़ी ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि इसका बैटिंग आने ही वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे लास्ट मैच में ऋचा घोष का बैटिंग नहीं है, तो इस मैच में भी आने नहीं वाला है। भले ही अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है, तब इसका बैटिंग का आने का चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है, क्योंकि यूएई के पास इतने कुछ खास अच्छे बॉलर्स नहीं है और इनका जो
बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो उस हिसाब से इनको अभी के लिए इजी ड्रॉप किया जा सकता है। सेफ अब सिंपली सेफ जाइएगा और अपनी टीम में सतीश को ही कंसीडर कीजिएगा। मैं भी इसी को ही अपनी टीम में कंसीडर करने वाला हूँ। ओपनिंग करेंगे, 28 का एवरेज है, आपको डिसेंट 15 से 20 रन भी बना कर दे दी तो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा एडवांटेज रहने वाला है ऋचा घोष के ऊपर। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये रहेगा कि यूएई इतनी कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, तो अपनी विकेट्स इजीली फेंक सकती हैं। तो उस हिसाब से ऋचा घोष कैचिंग से या स्टंपिंग से पॉइंट लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से ऋचा घोष का ये एडवांटेज रहेगा कि ऋचा घोष फील्डिंग में आपको कंट्रीब्यूशन करके दे सकती हैं। तो आपके ऊपर रहने वाला है ये 50-50 कॉल ही रहेगा। अभी के लिए मैं सेफ गया हूँ और ओपनर टी सतीश को अपनी टीम में कंसीडर किया है। बैटर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया के दोनों ओपर्स को बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। स्मृति मंदाना वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, थोड़ा स्पिन के सामने स्ट्रगल करती हैं, लेकिन पेस को तो बहुत ही ज़्यादा गंदा मारती हैं। पावर प्ले में एडवांटेज उठा सकती हैं, मस्ट टैपिंग रहने वाली है, ड्रॉप करना नहीं है। इवन सीबीसी की भी बड़ी ऑप्शन हैगी, शेफाली को भी ड्रॉप करना नहीं है। अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलती हैं, भले ही थोड़ी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन सामने यूएई है, कुछ खास अच्छी टीम नहीं है, बॉलिंग उनका कुछ खास अच्छा नहीं है, तो ईजिली उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मस्ट टैपिंग रहेंगी, शेफाली को भी ड्रॉप करने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। हेमलता वन डाउन बैटिंग करने आएंगी, ज़्यादा कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रही है, लेकिन आज सामने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनका बॉलिंग इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, तो आज परफॉर्मेंस आ सकता है। ग्रैंड लीग में आपकी टीम के लिए बड़ी ऑप्शन रहेगी। अभी के लिए स्मॉल लीग में फिर भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग हुई तो क्या पता यूएई कितने रन बनाएगा कितने रन नहीं बनाएगा, और सामने इंडिया के जो ओपनर्स है क्या पता वही सारा टारगेट चेस कर दें। तो उस हिसाब से अभी के लिए हेमलता को भी इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। हरमनप्रीत और जमीमा के बारे में बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यूएई के ऊपर भरोसा नहीं है कि कितने रन बनाएगा, तो उस हिसाब से सेकंड बैटिंग में इनको इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तब आप हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। जमीमा का जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 3 डाउन बैटिंग करने आती है, तो क्या पता अगर इंडिया पहली इनिंग में भी बैटिंग करेगा तो क्या पता जब 16-17 ओवर हो जाए तब ये बैटिंग करने हैं, तो ये 3-4 ओवर में तो क्या ही कर लेंगे। तो उस हिसाब से क्या पता ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन में आए, सिर्फ 15-20 रन बनाकर नॉट आउट रह जाए, तो उस हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये अब आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो सिंपली ड्रॉप किया जा सकता है, तब वो हरमनप्रीत कौर भी आप सिंपली अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। यानी बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे है, बैटिंग से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, सिर्फ बॉलिंग ही करेंगी, वो भी 1-2 ओवर ही करने वाली है, तो ईजिली ड्रॉप किया जा सकता है। रजीत भी कुछ खास अच्छी प्लेयर नहीं है। सो ओवरऑल आपको बैटर्स में 2 प्लेयर को ही अपनी टीम में कंसीडर करना, जो कि शेफाली वर्मा है, स्मृति मंदाना है, दोनों ही मस्ट टैप के रहेंगे। इन दोनों को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूं। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया के टॉप ऑलराउंडर्स दीप्ति शर्मा, पूजा वास्त्राकर, दोनों ही मस्ट टैप के रहेंगी। 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करने वाली है, और कभी भी अगर बैटिंग में ज़रूरत पड़ी तो अच्छी खासी हिटिंग भी कर सकती है, तो दोनों ही मस्ट टैप के रहेंगी। दोनों को अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग एडवांटेज भी रहेगा। खैर बैटिंग तो मोस्ट फेवरेट नहीं आएगा, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि बैटिंग ना आए, क्या क्योंकि अगर इनका बैटिंग आ गया तो इंडिया का पूरा ऊपर बैटिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूएई टीम के खिलाफ इनकी बैटिंग ना आए और हमारे ओपनर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप करें। लेकिन 4 ओवर कंप्लीट करने वाली हैं, सामने टीम का बैटिंग लाइनअप इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, तो ईजिली विकेट्स चटका सकते हैं। तो आपको इंडिया के 2 बॉलर ऑलराउंडर्स को बिल्कुल अपनी टीम से ड्रॉप करना नहीं है। अब यूएई के 2 मेन बॉलर्स, सबसे पहले रोहित ओझा और एक्डोगे को बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। दोनों ही कमाल के बैटर्स हैं, दोनों ही कमाल के बॉलर्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करेंगे। लास्ट मैच में अनलकी रही थी रोहित ओझा, रन आउट हो गई थी, तो लास्ट मैच में ही इजीली अच्छा खासा रन बना सकते थे। यही इनका जो मतलब टर्न आउट था, फर्स्ट मैच में ही अनलकी रन आउट होगी, नहीं तो इजीली अच्छा खासा परफॉर्मेंस पुटअप कर सकते थे। लेकिन इस मैच में देखते हैं कैसा खेलने वाली है। भले ही सामने टीम इंडिया है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी धीरे खेलकर टिक कर खेलकर क्या पता रन बना जाए, तो उस हिसाब से डिसेंट ऑप्शन रहेंगी। अभी के लिए मैं दोनों को अपनी टीम में जरूर कंसीडर करूंगा। दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूएई टीम के बारे में। खुशी सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन ये धीरे खेलती हैं, टिक कर खेलती हैं। इनको ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी ज़रा बॉल खेल दी, ये अपना टुक टुक करके रन बनाती ही रहेंगी, तो हमारे लिए वही बड़ी बात है। जैसे हमने हेड टू हेड में भी देखा, इंडिया ने 178 रन बना दिया था, लेकिन यूएई जो है वो सिर्फ 74 रन ही बना पाई, और इन्होंने पूरा 20 ओवर खेल दिया। उसमें से खुशी शर्मा ने शायद 39 रन का कुछ अच्छा खासा नॉक खेला था, लेकिन इसने बॉल्स 64 या 65 के करीब ले लिया था। सो बॉल्स बहुत ज़्यादा ले लिया। सो इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मैंने कितना ज़्यादा बॉल खेल दिया, अपना धीरे खेलेंगे, टिक कर खेलेंगे, टुक टुक करती जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें उसी से मतलब है। तो अभी के लिए मैं खुशी शर्मा को अपनी टीम में कंसीडर किया हूँ। क्या पता धीरे खेले, टिक कर खेले, आपको
15-20 रन बना कर देंगी और एक दो ओवर बॉलिंग करेंगे और उसमें विकेट भी ले तो आपका अच्छा खासा एडवांटेज रहने वाला है। तो अभी के लिए मैं खुशी को अपनी टीम में कंसीडर किया हूँ और चांदनी को अभी के लिए ड्रॉप किया हूँ। बैटिंग में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहने नहीं वाला है, बॉलर ही डिसेंट है लेकिन एक दो ओवर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा बॉलिंग मिलने नहीं वाला, तो सिंपली ड्रॉप किया जा सकता है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, इंडिया के तीनों मेन बॉलर्स को बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, तीनों ही मस्ट टैप की रहेंगी। कभी भी कोई भी कितनी मर्जी विकेट चटका सकता है, तो तीनों ही मस्ट टैप की रहेंगी। अभी के लिए मैं तीनों को कंसीडर करने वाला हूँ। बाकी बॉलर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। रजित तो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, नंदा कुमार भी कुछ खास ऑप्शन है नहीं, वी महेश सिर्फ 7% सिलेक्शन है लेकिन 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करने वाली है, विकेट टेकिंग बॉलर है, यूएई की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। अगर यूएई पहली इनिंग में बॉलिंग करता है तब आप इन पर इस रूल ले सकते हो, आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहेगी। अब धनीधर का डिसेंट ऑप्शन है लेकिन लास्ट मैच में 2 डाउन पर बैटिंग करने आ गई तो वो भी एडवांटेज रहने वाला है। 2 डाउन पर बैटिंग करेगी तो आपको कभी भी 10-15 रन बना के दे सकती है और इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो उस हिसाब से 2 से 3 ओवर कर सकती हैं। तो 2 से 3 ओवर करेंगी, 2 डाउन बैटिंग मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये भी डिसेंट ऑप्शन रहने वाली है। इसका भी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों के ऊपर खुशी शर्मा को अपनी टीम में कंसीडर किया हूँ क्योंकि खुशी शर्मा जो है वो मुझे बैटिंग एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा देती है और मैं अपनी टीम में वो प्लेयर्स को ज़्यादा कंसीडर करूँगा जो बैटिंग एडवांटेज मुझको दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ज़्यादा विकेट्स लूज़ करने नहीं वाला है। सो अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है। अगर इंडिया की बॉलिंग आने में कोई भी चेंजेस रहता है तो उस हिसाब से मैं उस बॉलर को आउट करके सिंपली दूसरे बॉलर को अपनी टीम में कंसीडर कर लूँगा। जैसे अगर रेड्डी खेलती हम उनको अपनी टीम में कंसीडर कर लेंगे और अगर आयशा सोबाना खेलती है और सिंपली हम उसको अपनी टीम में कंसीडर कर लेंगे। अब सीबीसी ऑप्शंस के बारे में बात की जाए, इंडिया के दोनों ओपनर्स सीबीसी के बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। दीप्ति शर्मा सीबीसी की बढ़िया ऑप्शन रहेंगी। अभी के लिए मैं अपनी कैप्टनसी जो है वो दीप्ति शर्मा को दी है और अपनी वाइस कैप्टनसी वो स्मृति मंदाना को देने वाला हूँ। ग्रैंडलिंग में आप अच्छे खासे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही ओपनर्स को सीबीसी ट्राई करके या बॉलर्स के अंदर सीबीसी रोटेट करके ग्रैंडलिंग में आप अच्छे खासे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। सो हमने अच्छी खासी वीडियो एनालिसिस कर ली है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको फाइनल अपडेट सारा टेलीग्राम पर ही मिलेगा, सो आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।